दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आर मिनरल्स इन द बॉडी दैट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होते हैं ये हमारी बॉडी के मिनरल्स होते हैं जिन पर क्या इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है। देखिए तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन क्या होता है जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एंड एनायन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए तो कैटायन में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन आयन। देन उसके बाद एनायन में हम बात करें तो क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट एंड सल्फेट। ठीक है, तो देखिए दे आर इन आवर ब्लड, यूरिन, सेल्स, टिश्यू एंड अदर बॉडी सेल्स। तो ये जो मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, यूरिन में, सेल्स में, टिश्यू में एंड अदर बॉडी फ्लूइड पार्ट में क्या होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम फंक्शंस की बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या फंक्शंस डिसाइड करते हैं हमारी बॉडी में। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प बैलेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। क्या होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं वे हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाकर रखते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में। देन इसके बाद हम देखें तो बैलेंस आवर बॉडीज एसिड बेस पीएच लेवल। क्या होता है कि जो पीएच लेवल होता है उसको भी ये मेंटेन करके चलते हैं, कौन, इलेक्ट्रोलाइट। देन इसके बाद हम बात करें मूव न्यूट्रिएंट इनटू आवर सेल्स। क्या होता है जो सेल्स होती है उसमें न्यूट्रिएंट इंटर कराने में भी कौन हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करता है उनके लिए न्यूट्रिएंट पहुंचाने में। देन इसके बाद हम बात करें मूव वेस्ट आउट ऑफ योर बॉडी सेल्स। तो क्या होते हैं कि जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, सेल्स का जो भी वेस्ट होता है उसे निकालने में हेल्प कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करते हैं। देन इसके बाद हम बात करें, ठीक है, क्या होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो मेंटेन करके चलते हैं क्या, फ्लूइड बैलेंस को। ठीक है, हमारी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को ये मेंटेन करके चलते हैं। देन इसके बाद हम बात करें ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्सों से होती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं सिग्नल्स को, तो उसमें भी मेन रोल प्ले कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट। देन इसके बाद हम बात करें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की। जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी ये इलेक्ट्रोलाइट महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। देन इसके बाद हम बात करें ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स, जो कि हम मिनरल्स बोल रहे हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट आगे समझने के लिए हम इसे भी समझ लेते हैं कि ये ओस्मोसिस और ओस्मोटिक क्या है, ताकि हमें आगे पढ़ने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो देखिए ओस्मोसिस। ओस्मोसिस होता क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे कि पारगम में झिल्ली है, ठीक है, ये पारगम में झिल्ली है, जैसे कि हमने ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं और यहाँ पर पारगम में झिल्ली हमने लगा दी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से, अगर इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरह मूव करता है। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो वाटर है वो लो से हाई की तरफ ट्रेवल करता है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें किसकी, डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें जो वाटर होता है वो क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव करता है। देखिए जैसे कि हमने ये बार बनाया, ठीक है, तो इसमें अगर हम पारगम में झिल्ली लगाएं कुछ इस प्रकार से, तो ये अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला वाटर है तो ये किससे, लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव करता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें आगे चल के, तो देखिए इसमें हम और समझ लेते हैं क्या, तो चलिए अब हम बात करते हैं टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो टॉनिक मतलब कि सेल की जो टोन होती है, मतलब कि जो साइज होती है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की वजह से, तो देखिए क्या होता है, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब होता है कम, तो इसमें क्या होता है, उसका अपोजिट वर्क करता है। देखिए इंक्रीज टोनिसिटी ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है कि सेल अपनी साइज में क्या होती है, इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ती है। दैट कैन प्रोड्यूस सेलुलर स्वेलिंग, इससे एंड लीड टू सेल लाइसिस।
देन इसके बाद हम बात करें कि आइसोटोनिक्स क्या कहलाता है, इक्वनोसेलुलर चेंजेस। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है उसका शेप बिल्कुल प्रॉपर रहता है, उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते। देन इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब इंक्रीज नहीं, इसमें डिक्रीज होगा, क्योंकि हाइपो से तो हमें ये पता चल रहा है कि इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट वर्क होता है, ठीक है। तो डिक्रीज टॉन्सिसिटी ऑफ द सेल, इसमें क्या होता है कि सेल डिक्रीज होती है, मतलब अपने जो साइज होता है उसे श्रिंक करती है, छोटी होती है। देखिए ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, क्योंकि इससे क्या होता है, सेल से जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। देन अगर हमने इसमें देखा तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है, सेल्स में क्या होता है कि जो H2 है, वाटर है, वो इसमें फिल हो रहा होता है, जिससे क्या होता है कि सेल अपने साइज को बढ़ा लेती है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है इसलिए। और हाइपरटेनिक में होता क्या है कि इसमें क्या है कि जो वाटर है वो आउट होने लगता है सेल से, ऑफ द सेल लीड्स विद द श्रिंकिंग ऑफ द सेल। इससे क्या होता है कि वो अपने आप को श्रिंक करने लगती है, मतलब छोटी होने लगती है। देखिए अगर हम इसमें देखें तो देखिए जो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक में होता क्या है कि जो H2O है वो क्या कर रहा है, आउट हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो H2O है वो क्या हो रहा है, सेल से निकल रहा है। अगर सेल से ये H2O निकलेगा तो सेल क्या होगी, श्रिंक होगी, मतलब वो अपनी साइज में छोटी होगी, ठीक है। लेंथ आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, जो सेल है वो प्रॉपर है, क्योंकि उसमें प्रॉपर मात्रा में H2O जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर भी जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आइसोटोनिक में सेल में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता। देन अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि H2O किसमें अंदर की तरफ जाता है सेल के, जिसमें हमने देखा था यहाँ पर क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि इंक्रीज होता है, जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, H2O डायरेक्ट सेल में इंटर हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। देखिए कहाँ होता है, तो देखिए मान लीजिए ये हमारी सेल्स है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये वाला, ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इसे हम बोल रहे हैं क्या, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसे हम शॉर्ट में ICF लिख रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जो सेल्स के कहाँ पर बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसे हम बोल रहे हैं क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। एंड यहीं पर प्रेजेंट होता है, एक सेल के दूसरी सेल्स होती है वहाँ पर एक स्पेस भी प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये दूसरी सेल्स है तो यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसे हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और फ्लूइड होता है, कौन सा, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में। ये मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल्स है, तो जो ये यहाँ पर ये जो फ्लूइड है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। अब सोडियम होता है, ठीक है, Na, मतलब कि जो सोडियम होता है हमारा क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। Na+ होता है, मतलब जो सोडियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मतलब कि सेल के बाहर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर मिनिमम मात्रा में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें किसकी, पोटेशियम की, मतलब K+, तो वो कहाँ पर, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा प्रेजेंट होता है और बाहर कम रहता है। लेकिन जो हमारा सोडियम है, Na+ है, वो कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है और सेल्स के अंदर बहुत कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो ठीक है, यहाँ पर सोडियम ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा है, तो इनसे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर मात्रा में बना रहता है, ठीक है। तो अगर किसी कारणवश सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो इससे क्या होता है कि सोडियम, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि सोडियम इम्बैलेंस से क्या होगा, और पोटेशियम इम्बैलेंस से क्या होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।